हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ईवीएस की यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जो भी हमारे चारों तरफ है, जैसे पानी, हवा, धरती, पेड़ पौधे, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है? ये सब कंसिस्ट किससे है? इन्वायरमेंट से कंसिस्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो ऑक्यूपाई करता है सारा का सारा कवरेज। तो द इन्वायरमेंट इंक्लूड एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इट प्रोवाइड द बेसिक कंडीशन नीड फॉर लाइफ। इन्वायरमेंट हमें वो सारी बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे लाइफ एग्जिस्ट है। ठीक है, फॉर बिजनेस के लिए अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड मस्ट बी ऑपरेट रिस्पॉन्सिबल टू अवॉइड पॉल्यूशन एंड इकोनॉमिक डैमेज। हम बिजनेस के लिए भी इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी ज़रूरतें होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि पानी वगैरह, ये वाटर, इन सब चीज़ से। ठीक है, उसे वुड चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो फर्नीचर वाली होती है, फर्नीचर के लिए उन्हें टिम्बर चाहिए। टिम्बर कहाँ से मिलता है? हमें वुड से मिलता है। ठीक है, गैसेस चाहिए, गैसेस भी हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हमारे दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, जो सांस नहीं ले सकते, वो सारे क्या हमारे एबायोटिक है। सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट हमारे क्या होंगे? और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? हमारे बायोटिक कंपोनेंट होंगे। कौन से? सच एज ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब है सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 4 सेगमेंट है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारी एक लेयर है गैसेस की जो हमारी अर्थ के अराउंड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी हमारा 4 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो वाटर बॉडीज होती हैं हाइड्रोस्फेयर में, हाइड्रो मतलब वाटर, और फेयर ये ओशियन, रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, ये सारा क्या है? हमारा हाइड्रोस्फेयर वाला पार्ट है। ठीक है, लिथोस्फेयर लिथो मतलब लैंड से रिलेटेड जो है द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल एंड रॉक्स, वो क्या आएंगी? हमारी लिथोस्फेयर के अंदर आएंगी सॉइल और रॉक्स, अर्थ का आउटर पार्ट, सॉलिड आउटर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में हमारी सारी की सारी लिविंग बॉडीज आएंगी, ऑल प्लेसेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट है जिनकी हेल्प से वो क्या होगी? बायोस्फेयर होएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। मैन और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप। मैन और इन्वायरमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो रहने के लिए पानी, खाना और हवा, इन सब पे से डिपेंड है, क्योंकि जब उसे ये सब ना मिलेंगे तो वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी उसकी। तो वो किस पे डिपेंड है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट आर क्लोजली लिंक्ड, ये दोनों के दोनों क्लोजली लिंक है। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी, इन सब के लिए हम डिपेंड किस पे? नेचर पे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव क्रिएट पॉल्यूशन। पर जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूज़ कर, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को और अर्बनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं और अपने फॉरेस्ट्रीज को, नेचुरल रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, और वो हमारी लाइफ को वो भी कर रहा है, स्पॉइल भी कर रहा है, केमिकल चेंजेस कर रहे हैं हम, बहुत सारी इकोनॉमिकल इम्बैलेंसेस हो रही हैं उसकी वजह से, पॉल्यूशन की और केमिकल चेंजेस की वजह से। क्योंकि अब पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब गर्मियों के टाइम पे समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज है ना, और क्लाइमेट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, अब बैलेंस रिलेशनशिप इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ह्यूमन और वो उसके इन्वायरमेंट के बीच का जो बैलेंस रिलेशनशिप होगा, बैलेंस करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट मूवमेंट्स। कुछ हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट मूवमेंट्स है मतलब कि जब कुछ हमारे इन्वायरमेंट पे कुछ वो आई हैं, विपत्तियां आई हैं, तो पब्लिक ने क्या क्या मूवमेंट्स को क्या है उन्हें क्लासीफाई करना है। इंडिया हैज़ सीन सर्वल इम्पोर्टेंट मूवमेंट, बहुत सारे सर्वल इम्पोर्टेंट मूवमेंट सामने आए हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किए गए हैं। डैट एम टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाटर और इकोसिस्टम। उनका एम क्या था? फॉरेस्ट्रीज को बचाना, वाटर और इकोसिस्टम को अपने को स्पॉइल ना होने देना। ठीक है, ये कुछ हमारे मूवमेंट्स हैं, जैसे चिपकू मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और बिश्नोई मूवमेंट। तो चिपकू मूवमेंट कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसमें जो है ना विलेजर्स ने पेड़ों को ऐसे हग करके रख लिया था ताकि उनकी पेड़ों की कटिंग ना हो, अपने वहाँ के पेड़ बचाने के लिए चिपकू मूवमेंट हुआ था। चिपकू मतलब चिपक, वो पेड़ से ऐसे क्लोज हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोटेक्ट इन केरला। ये केरला में होता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि नर्मदा रिवर को बचाया गया है। ठीक है, अपोज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आ लार्ज डैम। यहाँ पर नर्मदा में बहुत बड़ा डैम बनने वाला था, तो उसकी वजह से कुछ बैरियर्स आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने किया था नर्मदा बचाओ। ठीक है, नेक्स्ट है बिश्नोई मूवमेंट 1730। बिश्नोई मूवमेंट हमारा कब होता है? 1730 में होता है। इसके अंदर 363 पीपल्स ने सेक्रीफाई किया था अपने पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, ये मूवमेंट्स हमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता के जा रहे हैं कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब कि उसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी मतलब कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? मीन्स मीटिंग आवर नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। इसमें सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी तो उसकी ज़रूरत होगी इन्वायरमेंट की। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उससे भी तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़रूरत करने होगी अपनी एबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। इसलिए इसे हमें इन्वायरमेंट को बेफालतू की हार्म नहीं करना है। ठीक है, की आइडियाज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कुछ की आइडियाज़ है जैसे कि यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना है, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट, पॉल्यूशन और वेस्ट को रिड्यूस करे, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करे, बायो लाइफ को मेंटेन, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल फाउंड इन नेचर दैट ह्यूमन यूज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एक हमारा ऐसा मटेरियल है जो हमें नेचर से फाउंड हुआ है, जिसे ह्यूमन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स, फर्स्ट टाइप क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रीजनरेट नेचुरली, जो है नेचुरली रीजनरेट हो जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड, वाटर, फॉरेस्ट, क्रॉप, ये सब क्या है? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ये हमारी लिमिटेड क्वांटिटी में और रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगा देते हैं, होते भी हैं और ना भी हो, इतनी क्वालिटी में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो कौन से? कोयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज ये ऑब्टेन होते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट और एनिमल्स। ये क्या हो गया? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में हमारे क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो सांस नहीं लेते वो वाले, सोइल, वाटर, मेटल्स, ये क्या हो गया? हमारे नॉन लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड रिसोर्सेज हमारा एक विटल रिसोर्सेज जो हमें सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल्स और ह्यूमन सेटल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। कौन से? आयरन, कॉपर, कोयल, लाइमस्टोन, ये क्या है? मिनरल। सोइल, सोइल हमें क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए सपोर्ट करती है, जिससे हम जिसकी हेल्प से हम खाना जो लेते हैं वो हम सोइल्स की हेल्प से लेते हैं। ठीक है,
एग्रीकल्चर क्रॉप क्या है? वीट, राइस, मेज, शुगर केन, जो हमें वो देती है। एग्रीकल्चर क्रॉप भी दो टाइप की होती है, एक तो फूडी क्रॉप जो केवल फूड प्रोवाइड करती है, एक होती है अर्निंग क्रॉप जिन्हें बेच के हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन ये हमारी अर्निंग क्रॉप है, और वीट और राइस हमारी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं हम वीट राइस को, और शुगर केन को हम पहले बेचते हैं और उसके बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि नेचुरल फॉरेस्ट से हम कौन कौन से प्रोडक्ट को लेते हैं, कौन क्या क्या ज़रूरत लेती है। जैसे टिम्बर मतलब कि फर्नीचर के लिए जो हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वो टिम्बर होती हैं, वो लेते हैं बैम्बू, गम्स और आइकन्स, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल प्लांट्स क्या होते हैं? ये हमें मतलब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट्स, नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सब आयुर्वेदा, ये हमारे कौन से हो गए? मेडिकल प्लांट हो गए, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, कौन सी? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कि जो टोटली डिपेंड होती है फॉरेस्ट पे, कौन सी होती है? पेपर, फर्नीचर, ये सब, ये इंडस्ट्रीज, क्योंकि पेपर भी जो है हमारा उससे वुड से बनता है, और फर्नीचर इंडस्ट्रीज वुड का यूज़ करके फर्नीचर बनाती है, हमारी टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें, ठीक है। वह फॉरेस्ट बेस्ड लाइवहुड, फॉरेस्ट लाइवहुड कैसे फॉरेस्ट पे बेस है, ठीक है। टिम्बर कम्युनिटी डिपेंड ऑन हनी, और ट्रिबल जो कम्युनिटी है वो डिपेंड किस पे? हनी पे, लीव्स पे, वुड, फ्रूट्स, इन सब पे। तो इसलिए ही फॉरेस्ट बेस्ड लाइवहुड है, क्योंकि हम जो टोटली डिपेंड होते हैं इन सब चीज़ पे, क्योंकि हनी जो मधुमक्खियाँ रहती है, हनी बी रहती हैं, वो फॉरेस्ट में रहती हैं और वो वहाँ से हम हनी कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स, पेड़ से हम फ्रूट्स लेते हैं, कि उनका भी हम बाग लगाते हैं, गार्डन, ठीक है। वुड डायरेक्ट हम किसी भी पेड़ की वुड यूज़ कर सकते हैं। लीव्स से हम मेडिसिन बनाते हैं, जैसे नीम लीव्स, तुलसी लीव्स, एलोवेरा, इन सब से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड कवर, लैंड यूज चेंज एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड कवर क्या है? व्हाट फिजिकली कवर द लैंड, मतलब कि जो लैंड ने फिजिकली कवर करा हुआ है एरिया, जैसे फॉरेस्ट, वाटर, डेजर्ट, ये सब हमारी लैंड कवर है। लैंड यूज, हाउ ह्यूमन्स यूज द लैंड, ह्यूमन्स ने कैसे लैंड को यूज किया, ठीक है। जैसे फार्मिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इनकी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड यूज चेंज, मतलब कि हमने लैंड को चेंज यूज करना कैसे चेंज किया है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू फार्म्स, फॉरेस्ट को हमने फार्म्स में कंजर्व कर दिया और सिटीज को इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट को हमने फार्म्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज, इन सब में कन्वर्ट कर दिया अपना, तो लैंड को हमने चेंज कर दिया ना। अब टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के टाइप, फर्स्ट टाइप क्या है? सॉइल इरोजन, मतलब कि टॉपेस्ट जो पार्ट है सॉइल का वो रिमूव हो गया, किसके थ्रू? वाइंड और वाटर के थ्रू, ठीक है। अब डेजर्टिफिकेशन मतलब फर्टाइल लैंड टर्न इनटू अ डेजर्ट, जो फर्टाइल मतलब उपजाऊ लैंड थी, उपजाऊ धरती, वो हमारी किसमें? डेजर्ट में चेंज हो गई है, बंजर जमीन बन गई है, किसकी वजह से? ओवरग्राजिंग, डिफोरेस्टेशन और पुअर फार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कॉजिंग, मतलब कि कैसे हुआ? ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट को हमने कैसे मतलब उसका डिप्लीट कर दिया, उसका ओवर यूज़ करके फॉरेस्ट का, किस में? टिम्बर और कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स, बहुत सारे फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से वो डिफोरेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज एक्टिविटी, माइनिंग और इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन, हमने वहाँ पे अर्बन एक्सपेंशन लगा दिया है फॉरेस्टेशन में। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया हमने। कटिंग फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, जो हमारी फॉरेस्ट है ना, हमने उन्हें कट करके वहाँ पे उस लैंड को यूज़ कर लिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे किसान, जहाँ पहले बड़े बताते हैं जहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, अब वहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अब हमारे खेत हो रहे हैं, ठीक है। अब है इम्पैक्ट ऑन ट्रिबल कम्युनिटीज़, ट्रिबल कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? लॉस ऑफ हार्म्स एंड कल्चर आइडेंटिटी, वो अपनी कल्चर आइडेंटिटी को खो रहे हैं।
हाउसेज और कल्चर एक्टिविटीज़ को, रिड्यूस एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, और जो फॉरेस्ट का जो हमें फॉरेस्ट पहले प्रोड्यूस करते थे, जैसे ये सब चीज़ फ्रूट्स हुआ, वुड वगैरह हुए, अब फॉरेस्ट नहीं है तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो वो भी अब हमारे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ये फॉरेस्ट जो है हमारे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, किसकी वजह से, डैम बना रहे हैं हमारे पे, माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से, लॉस ऑफ लाइवहुड, और हम जहाँ पहले वो फॉरेस्ट में जंगली जानवर रहते थे, जब हम फॉरेस्ट काट रहे हैं तो वो लाइवहुड भी लॉस हो रहे हैं, हम उन्हें भी खो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग, माइनिंग और डैम बिल्डिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डेस्ट्रॉय लैंड एंड फॉरेस्ट, लैंड और फॉरेस्ट को हम डेस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस टॉक्सिक वेस्ट, हम टॉक्सिक वेस्ट को प्रोड्यूस करें, कोई सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल हमारी खराब हो जा रही है, ठीक है। डिस्प्लेस ट्रिबल पॉपुलेशन, जो हमारा ट्रिबल पॉपुलेशन है ना वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब है डैम बिल्डिंग, डैम बिल्डिंग क्या है, मतलब कि एक रिवर के ऊपर हम डैम बना दे रहे हैं बड़ा से, ताकि उसका फ्लो कम हो जाए वाटर का, इस सब चीज़ से, ठीक है। फ्लड्स लैर्ज एरिया ऑफ लैंड अफेक्ट फिश एंड रिवर इकोसिस्टम, डैम बिल्ड जब हम वहाँ पे बड़ा बन रहे हैं तो वो फ्लड, जो लार्ज एरिया लैंड है ना वो कम हो रही है, और जो ये हमारा डैम बिल्डिंग किसे अफेक्ट कर रहा है, फिशीज रिवर इकोसिस्टम को कम कर रहा है, क्योंकि जैसे डैम है उसमें मशीनरी के द्वारा पानी आता है, जो वहाँ पे उसमें कुछ हमारा इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम हमारी ये छोटी छोटी जो फिश वगैरह होती हैं, इन सब से बन के बनता है वो पॉन्ड, रिवर, इन सब में, तो उसमें वो आ जाती होंगी तो वो मर जाती होंगी, तो इसलिए हम अपने इकोसिस्टम को भी उनके द्वारा खराब कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेज विलेज एंड ट्रिबल कम्युनिटीज, विलेज और ट्रिबल कम्युनिटीज भी हमारी डिस्प्लेस हो रही है, कैन कॉज लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट्स, और इससे हम अपने कल्चर हेरिटेज साइट को भी लॉस कर रहे हैं, वो भी नुकसान में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर जो है हम पानी के पीने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर इज़ अवेलेबल फॉर बोथ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज दोनों के लिए ही वाटर अवेलेबल है, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज कौन सी होती है, जो हमें नेचुरली अकरिंग होती है, जैसे रिवर हुए, लेक्स हुई, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग्स, ये क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर रिसोर्सेज के अंदर। मैन मेड सोर्स क्या होगी, जैसे कि हम उन्हें बना रहे हैं खुद से, डैम्स हो गए, कैनल्स हो गए, और वेल्स, टैंक्स, ये सब क्या है हमारे मैन मेड सोर्सेज है। यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, पावर जनरेशन में, सैनिटाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर, वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन करने से मतलब क्या हो रहा है, तो एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से हम ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं बिना यूज़ का भी पानी, थ्रू पंप वगैरह के, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर्स का हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में जो है ना वाटर बॉडी से पॉल्यूशन भी जा रहा है, क्योंकि जो वाटर के पाइप वगैरह हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो डायरेक्टली जा रहे हैं रिवर्स में, और उनमें क्या केमिकल वाटर होता है वो, और जो हार्म करता है हमारे इकोसिस्टम को एज वेल एज हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। पुअर वाटर मैनेजमेंट, जो हमारा पुअर वाटर मैनेजमेंट है वो भी बहुत, जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है, वो इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। इफेक्ट क्या है, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि हैंडपम्प तो अब चलते ही नहीं है, बहुत कम चलते हैं, सीधा समर चलाते हैं, ठीक है। वाटर सिक्योरिटी, वाटर जो सिक्योरिटी है उसकी भी कम होती जा रही है। ड्राइंग ऑफ रिवर एंड वेल्स, जो हमारी रिवर और कुएँ हैं वो सारे सूख गए हैं, जिसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हमें अफेक्ट करती है। फ्लड क्या होता है, फ्लड एक ऐसी कंडीशन है जब एक्सेसिव वाटर आ जाता है ड्यू टू रेन और ड्यू टू फ्लो ऑफ उसका वाटर का ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। एक्सेसिव वाटर कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती है, जैसे अभी
पंजाब इन सब जगह आ रही थी डैम, तो हमारे वाटर को जो है फ्लो वो एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड कंडीशन आ जाती है। ड्राफ मतलब सूखा। ये सूखा हमारी एक ऐसी कंडीशन है जब रेन हमारी नहीं पड़ती, रेन वाटर नहीं होता, तो रेनफॉल नहीं होता, तो हमारी क्रॉप क्या है, सूख जाती है, और जिसे हम कहते हैं सूखा बोल देते हैं। ठीक है। इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट। इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये हमारा डिस्प्यूट है स्टेट और शेयरिंग रिवर वाटर बॉडीज के बीच में। ठीक है। ये डिस्प्यूट क्या है, जिसमें हम अपने वाटर कवरेज जो है उसे डिस्प्यूट कर देते हैं, मतलब कि अलग अलग पार्ट में उसे डिस्प्यूट कर देते हैं जब हमारी इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब क्या है हमारे इसके एनर्जी रिसोर्सेज के टाइप हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज जो होंगी जिसे हम रिन्यू कर सके, मतलब दोबारा बना सकते हैं। कौन सी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोगैस, बायोमास, ये हमारी कौन सी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होंगे, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, ये हो जाएंगी हमारी टिडल पावर, जो जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल और सोलर लैपटॉप्स, ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हो जाएंगी, जब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को यूज़ ना करके अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी कंटेंट। एनर्जी कंटेंट क्या है, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये मतलब कि हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी को कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो कोयल क्या हो गया हमारा, किससे बनते हैं, हाई कार्बन और हाई एनर्जी से मिलके हमारा कोयल बनता है, जब कार्बन बहुत ज़्यादा, कार्बन की मात्रा हाई हो और उसकी एनर्जी भी हाई होती है। ठीक है। पेट्रोलियम वेरी इफेक्टिव फ्यूल है, जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी डेली व्हीकल्स के में भी। ठीक है। नेचुरल गैस क्लियर दैन कोयल, ये हमारी कोयल से क्लीन होती है। बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रोड्यूस होती है हमें बायोगैस। आर्गो रेसिड्यूज, ये कहते हैं क्रॉप वेस्ट लाइक स्ट्रॉ कैन बी यूज एज बायोमास फ्यूल, ये हमारी ऐसी सूखी कुछ होती है जिसे हम बायोफ्यूल मास फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल यूज मतलब कि फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फेयर यूज कर रहे हैं बाय प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है। अब ये टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी, हमारी इक्वेलिटी दो इम्पोर्टेंट टाइप की है, एक तो इंटर जनरेशन इक्वेलिटी होती है, एक इंट्रा जनरेशन इक्वेलिटी। जो हमारी इंट्रा जनरेशन इक्वेलिटी है वो क्या है, फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ सेम जनरेशन, हम फेयर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं अपनी सेम जनरेशन में, अपनी जनरेशन में। रिच एंड पुअर गेट इक्वल बेनिफिट्स, रिच और पुअर हमारे जो है ना रिसोर्सेज का इक्वली बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है। और इंटर जनरेशन इक्वेलिटी क्या है, सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव कर रही हैं। ठीक है। ये हमारे टाइप्स हो गए इक्वेलिटी के। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट, मतलब जो हमारी युवा जनरेशन है इसे पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या है, मतलब कि इनका यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है, और हमें इन्हें डिप्लीट नहीं करना चाहिए, इनसे रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एनर्जी एंड फॉरेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ये हैं, इन पे हमें स्टडी करनी है पीपल्स को अबाउट अपने इन्वायरमेंट की। पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, अपने वेस्ट को कैसे मैनेज करें। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंज ना करें। आजकल क्लाइमेटिक चेंज जो है ना, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जो हम रेफ्रिजरेटर में अपनी गैसेस को यूज़ करते हैं उसकी वजह से। ठीक है। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। स्कूल, कॉलेज, मीडिया एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेपरेटिंग अवेयरनेस।
स्प्रेडिंग अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज, मीडिया, गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, बहुत सारे इसके रिलेटेड मूवमेंट्स भी चलते रहते हैं, तो हमें इस पे अवेयर रखना चाहिए। ठीक है, यही सारे टॉपिक थे हमारे यूनिट 1 में। आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।